स्टैंडर्ड 11 एंड 12 के हर बच्चे का एग्जाम से पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, सर डेरिवेशन ज्यादा आएंगे या फिर न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, वेटेज क्या है। ये सब चीज सिलेबस में ही गिवन है, बट सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं बहुत अच्छे से। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं। वो देख तो रहे हैं कि सिलेबस में कुछ गिवन है, कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ ब्रेकेज भी गिवन है, वेटेज भी गिवन है, बट दे आर ऑल कंफ्यूज्ड कि सर इसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। वो सब कुछ आज हम लोग समझने वाले हैं। जो भी सीबीएसई का जो गाइडलाइन है उसके हर एक वर्ड का, हर एक टर्म का मतलब क्या है, उन सभी को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। यस, इस पावर पॉइंट के जरिए आज हम लोग देखेंगे कि टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। अलग अलग टर्म्स हैं, उन टर्म्स को अभी समझेंगे। चलिए देखिए, ये ओवरऑल जो सीबीएसई का गाइडलाइन में गिवन था ये था पूरा। अगर आप देखो इसको ध्यान से तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे टर्म्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे पहला सीरियल नंबर में है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड देन उसके बाद फिर है सेकंड सीरियल नंबर में है अप्लाइंग, देन थर्ड में है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। तो इन सब का मतलब क्या है लिखा तो है यहाँ पे, मार्क्स भी है, परसेंटेज ऑफ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज भी गिवन है, बट क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। डेरिवेशंस कितना होगा, वेटेज कितना होगा, हमको न्यूमेरिकल कितना प्रैक्टिस करना होगा, किस लेवल तक पढ़ना होगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो यस, इन्हीं सभी चीजों को आज हम लोग डिकोड करेंगे, एक एक टर्म का मतलब समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। यस, तो सबसे पहला टॉपिक है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग में क्या बोल रहा है देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो सीबीएसई में लिखा हुआ है एग्जैक्टली मैं वर्ड टू वर्ड उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने उसको डिकोड करा है। देखिए कैसे मैंने डिकोड करा है। इस वीडियो के बीच में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा एग्जाम के लिए, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। एग्जिबिट memory of previously learned materials by recalling facts, terms, basic concepts and answers। ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे बड़ा यहां पे वर्ड है, सबसे मेन बात यहां पे जो बोल रही है वो ये बोला गया है दैट रिमेंबरिंग। बॉस रिमेंबरिंग में करना क्या है, देखिए सबसे पहले रिमेंबरिंग मतलब आपके दिमाग में जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में कितना आप उस चीज को ग्रैप कर रहे हो, कितना दिमाग में है आपके पास, दैट्स उससे जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू आएगा, ठीक है। ये एकदम लो, एकदम सबसे नीचे का स्टैंडर्ड हम बोलेंगे कि ये आप जानते ही हो ऐसा चीज ये क्वेश्चंस होंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से होंगे, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है ना। जो भी आप पढ़ रहे हो उन सब का डेफिनेशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, राइट, तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो यू नो दैट डेफिनेशन क्या है, राइट। तो इस तरह से और भी कुछ कुछ टर्म्स होंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जिनका डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है व्हाट डू यू मीन बाय, ये भी रिमेंबरिंग के अंदर आएगा, क्योंकि आप इसको सोच के याद करके आप लिख रहे हो। इसमें कुछ सोचना नहीं है, आप याद करके लिख रहे हो। जो भी आपके दिमाग में था, जो आपने पढ़ा था, जो आपने याद किया था, जो आपने लर्न किया था, वहां से आप इस चीज को लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज। कोई भी टॉपिक होगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज लेंस लॉ, राइट। तो इस तरह से कोई भी लॉ आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ्स लॉ, तो उन दो लॉज को आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारे हैं रिमेंबरिंग के लिए। इसके बाद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मेमोरी पे बेस्ड रहेंगे, जो मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सप्रेशन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, डायरेक्टली आप उसको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो विल बी वेरी लो लेवल क्वेश्चंस, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या है? डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग descriptions and stating main ideas। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग जो रिमेंबर किए थे, जो हमने याद किया था, जो लर्न किया था, अब उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। एक स्टेप आप अगर उसके और डीप जाओ तो अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि आपने क्या समझा था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ सकता है? ऑफ कोर्स आप कुछ समझोगे तो एक स्टेटमेंट पढ़ के उससे जो सिमिलर ऑप्शंस होंगे वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो, उसको आंसर कर सकते हो, वो एमसीक्यू में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट डेरिवेशंस ऑफ मेन टॉपिक्स। तो अब तक आपने जो भी फिजिक्स पढ़ा है उसको डिराइव करना भी आपको आना चाहिए, है ना? तो डेरिवेशंस इसके अंडर में आ सकता है। तो यहां पे है डेरिवेशन। ठीक है, आपने डेरिवेशन पढ़ा, डेरिवेशन में बहुत सारे स्पेशल केसेस होते हैं कि एंगल अगर चेंज करे 180 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा। इस तरह से जो भी स्पेशल केसेस होते थे, उन स्पेशल केसेस भी ये अंडरस्टैंडिंग के अंडर में आ सकता है। नेक्स्ट इज गिव रीजन। तो गिव रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन, कोई भी टॉपिक होगा, कोई स्टेटमेंट गिवन होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करने पूछा जा सकता है, तो एक्सप्लेन आपको करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट्स काइंड ऑफ थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट अगर आप समझोगे, रेडियल फील्ड क्या होता है वो भी आपको अगर पूछा जाए तो ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझने वाली चीजें हैं, तो अगर आप समझोगे तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे। तो ये एरिया अंडरस्टैंडिंग का हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस पूछा जा सकता है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज लो लेवल न्यूमेरिकल्स। लो लेवल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा दम नहीं होगा। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे हो आप इसको बना सकते हो। अगेन इसमें भी डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो सीरियल नंबर 1, हम इसको एक बार समराइज कर ले कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को मिला के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 27 मार्क्स होंगे। अप्रोक्सीमेट अगर परसेंटेज देखें यहां पे तो 38% है। ठीक है, तो अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को देखो दैट विल बी ऑफ 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में से 27 मार्क्स आपका ऑलरेडी यहां पे है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अप्लाइंग। जो सेकंड सीरियल नंबर में आ रहा है दैट इज अप्लाइंग। अभी तक आपने जो भी रिमेंबर किया था, अंडरस्टैंड किया था, उसको अप्लाई कैसे करोगे। ऑलराइट, तो अप्लाइड में फैक्ट्स होंगे, टेक्निक्स होंगे एंड रूल इन अ डिफरेंट वे। जो भी रूल्स आपने पढ़ा था उनको डिफरेंट वे में कैसे अप्लाई करोगे। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। पढ़ तो लिया लॉ हमने, लेकिन अप्लाई अगर नहीं करने आएगा तो फिर फायदा क्या है पढ़ के किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे मॉडरेट लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप पढ़ रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया किरचॉफ्स लॉ आपको आना चाहिए। अगर किरचॉफ्स लॉ आता है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो होंगे ही, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आता है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ सम लॉज, गॉस लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो इन लॉज का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। आपने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा, हाइजेंस प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो डेरिवेशन था वो सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर आप हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ रहे हो लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एप्लीकेशन या फिर अप्लाई बेस्ड क्वेश्चंस में भी डाल सकते हो। तो इसका जो और क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिखा था, फिर कॉन्सेप्ट जो भी था, कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बहुत ही स्ट्रांग रखना होगा। कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा सा भी हिलोगे गया, नहीं बनेगा फिर आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, तो इनको अगर मैं समराइज करूं तो टोटल इसमें से 22 मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद है एनालाइजिंग। अप्लाई तो कर लिया आपने,
सबसे पहले रिमेंबर के बाद उसके बाद अंडरस्टैंड कर लिया, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको अप्लाई करना भी सीख लिया आपने, लेकिन उसको एनालाइज करना है कि कैसे चीज चेंज हो रहा है या फिर कैसे उसमें और इन डेप्थ आप जा सकते हो। ठीक है, इसमें आया क्या, अच्छा कोई एविडेंस होगा, कोई प्रूफ होगा, उसको समझ के आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पर्टिकुलर स्पेसिफिक केसेस भी हो सकता है, लेकिन उसी का एक जनरल इक्वेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वो जनरल इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। उसका जनरल इक्वेशन का डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन पार्ट भी यहां पे आ सकता है। ठीक है, कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, रिंग नहीं बोलेंगे, कंप्लीट नहीं है, वो आर्क है, वो आर्क के सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड लेवल न्यूमेरिकल आपको बहुत स्ट्रांग रखना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल अच्छे खासे रहेंगे। ठीक है, लेवल रहेगा न्यूमेरिकल का, थोड़ा सा लेवल रहेगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग से थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड डेरिवेशन, जैसा मैंने आपको बताया अभी, जो यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है उसके वजह से सेंटर पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या फिर फोर्स क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग में क्या होगा कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसके बाद उससे जो इंफॉर्मेशन गैदर किया आपने, उस गैदर इंफॉर्मेशन को आप यूज कहां करोगे। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जानते हो, क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में केस बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है ईच, इट मींस 8 मार्क्स आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन इवैल्यूएटिंग पार्ट का एक है, क्योंकि उसमें एक पैराग्राफ रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस भी होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पता होगा चीज क्या है, तब ना आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते हो। राइट, नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग आपको 3 मार्क्स का ही पूछेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 मार्क्स के हैं, लेकिन 70 में से 3 गया तो आपका मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 नहीं आएगा। तो इसको भी प्लीज पढ़ो, क्योंकि बच्चे इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसको इग्नोर कर रहे हैं। टेक आउट टाइम, पढ़ो इसको, जिसको समझो कि होता क्या है, कैसे होता है। अगर आपको इसमें समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको इसके लिए एक अलग से क्लास दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग। अब आप इन चीजों को जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, आप अब इन सब को पढ़ के एक बहुत ही फर्म आइडिया आपके पास होगा, तभी आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, तो इसमें क्या होगा, देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर्स। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इन क्वेश्चंस में, जो भी पूछा जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स हाई लेवल न्यूमेरिकल्स, बहुत ही टफ लेवल का न्यूमेरिकल यहाँ पे होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर आप जानते हो, कर सकोगे तो ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानते हो तो ही आप इसको कर सकोगे। ऑलराइट, तो इन सबको अगर मैं समराइज कर लूं तो एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसमें आपको 21 मार्क्स होंगे। हाँ, वेटेज इसमें थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो 70 आउट ऑफ 70 के लिए, तो आपको इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो एक बार मैं फर्स्ट पेज में आ जाता हूं, जहां पे इन सारे का वेटेज एक साथ था। यस, तो यहां पे है ये। अब आप देखो, इसमें वेटेज है 27, 22 एंड 21, ऑल टुगेदर टोटल मार्क्स हो गया 70, प्रैक्टिकल होगा 30 का, एंड जो टोटल होगा ग्रॉस टोटल दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। अगर आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन, आई मीन किस तरह का उसका वेटेज रहेगा, वाइवा में कितने मार्क्स होंगे, पेपर में कितना होगा, लिखना कितना होगा प्रैक्टिकल का, वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। So the next video will be on distribution of marks among each chapter based on the new typology of questions. इसका मतलब क्या है कि मैं हर एक चैप्टर पे
ये जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ने देखा अभी कि ये अलग अलग जो था, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, व्हाटएवर जो भी था, इन सब पे अलग अलग क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन मैं बना के आपको दूंगा। आपको एक आइडिया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही क्वेश्चन पढ़ लो और एग्जाम में आप टॉप कर जाओगे, नहीं जी, बट हाँ हेल्प आपको जरूर मिलेगा। मैं कोई फेक वादे नहीं कर रहा हूं, आपको मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तरीका होता है, ये इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप 70 आउट ऑफ 70 डेफिनेटली सोच सकते हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखो, आप कर सकते हो। राइट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।